मॉर्निंग दोस्तों। आज है 1 अक्टूबर और आज के दिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन को, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में दोस्तों आज से ही जो 5G सर्विसेज हैं ये रोल आउट हो जाएंगी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है ये, किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है, कौन कौन सी कंपनीज़ है जिन्होंने आप कह सकते हैं 5G सर्विसेज को इंडिया में अवेलेबल करवाया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बुक के बारे में, ओके, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ कैटेस्ट्रोफ। ओके, देन दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया और यूएस का यहाँ पे टाई है, बेसिकली जो इंडिया और यूएस के बीच की रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग एएसआई की तरफ से एक यहाँ पे जो रिसर्च हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है बांधवगढ़ के अंदर। वो सारी बातें जो हैं वो हम आज की वीडियो में लेके आए हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट अगर होता है आपको तो उसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ कर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सारी चीज़ों को इन डिटेल में। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अच्छे तरीके पे आप बहुत लोअर प्राइस पे चीज़ें खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों 2 अक्टूबर यानी कल को सुबह 11 बजे रहने वाला है यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैट, जहां पे आप खुद को यहां पे एनरोल कर सके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 50% तक स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। हमारा कोड जो है स्टडी IAS का, उसे यूज़ कीजिएगा व्हेन यू एनरोल इन दिस, ओके। और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं जब आप लोग ये वाला जो बारकोड है इसे स्कैन करेंगे। बहुत सारे जो डाउट ब्राउज़र हैं ये आपको फीचर एक्सप्लोर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 5G सर्विसेज के बारे में। देखिए चलिए 5G को इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा बेसिकली कि आखिर ये सब क्या है, मतलब कि ये 1G 2G 3G 4G 5G। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग से बात करूँ तो पहले हमारा 1G चलता था, जो कि हम लोग नॉर्मल इंटरनेट बोलते हैं, अपना नॉर्मल जो आप कह सकते हैं डे टू डे चलता था वो आया, जहाँ पे ना स्पीड थी ना कुछ था। इट्स ओनली आप कह सकते हैं बस आप इतना मान लीजिए कि यहाँ कम्युनिकेशन हो पा रहा था। फिर दोस्तों 2G आता है, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ तक बात कह सकते हैं आप लोग 3G तक आते आते हम लोगों ने यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सेस है, जो हमारा WW वाला है, इसको यहाँ पे सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि एक सिग्निफिकेंटली हम लोग यूज़ करते थे। फिर दोस्तों आता है जियो भारत के अंदर। जब जियो आया तब उसने यहाँ पे अपने खुद की तरफ से यहाँ पे 4G सर्विसेज को रोल आउट करवाया, और आप कह सकते हैं जियो के बाद ही हम सबको बेसिकली पता भी चला था कि आखिर हाँ ऐसी सर्विसेज होती हैं। एंड देन दोस्तों 4G सर्विसेज इतनी फास्ट थी कि ये आप कह सकते हैं पूरे भारत देश में तो यूज़ हुई, और अब यहाँ पे बात हुई है आज के दिन की 5G सर्विसेज की, जहाँ पे इंटरनेट और फास्ट होगा, जो स्पीड होगी इंटरनेट की डाउनलोड की अपलोड की है और ज़्यादा तेज़ होने वाली है, और कंज्यूमर दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर पाएंगे। ओके, अब देखिए 5 साल पहले बताऊं मैं, जो भारत देश है इसने पहला आप कह सकते हैं कदम रखा था 5G के लिए। 5G सर्विसेज जो हैं दोस्तों वो भारत में आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करा था 5G को यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर, और इनॉग्रेशन हुआ था दोस्तों हमारा जो 6th एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, उस दौरान ही आप कह सकते हैं इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इंडिया की जो रोड है दोस्तों 5G की, अगर इसको मैं बताऊं तो 2017 के अंदर भारत ने एक हाई लेवल फोरम रिप्रेजेंटेटिव लेके आया फ्रॉम द इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स की तरफ से, जो कि यहाँ पे इवेल्युएट और अप्रूव करते रोड मैप जो है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो है वो 5G आएगा। अब एम क्या था? ये एम था दोस्तों कि जो भारत का रोड मैप आएगा वो अलाई करना चाहिए बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ग्लोबल स्टैंडर्ड में जिस तरीके से चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होमोजेनिटी का जो है उसकी कमी रहे, और उसकी वजह से हमारी जो आप कह सकते हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही हो। ओके, मतलब कि दुनिया के साथ हम लोग सही तरीके से चल रहे हों। जो फोरम है दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2018 के अंदर, और इन्होंने यहाँ पे जो सजेस्ट करा था वो बोला था कि हमें फोकस करना पड़ेगा रेगुलेटरी या फिर स्पेक्ट्रम पॉलिसीज़ पे, साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन पे, और जो यूज़ की स्लैब्स होंगी जो कि यहाँ पे लोकली टॉलरेट जो सॉल्यूशंस हैं इनको लेके आएंगी, इन पे काम करना चाहिए। जो दोस्तों यहाँ पे रिसर्च हुई, जो डेवलपमेंट हुई 5G एप्लीकेशन की, वो कंटिन्यू रहती है, और गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट करती है एलोकेट करवाना स्पेक्ट्रम टू दी ऑपरेटर्स, जहाँ पे वो ट्रायल्स कर रहे हैं। ओके, 2019 के अंदर दोस्तों टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आप कह सकते हैं सेक्टर रेगुलेटर TRAI के साथ स्टार्ट करा अपना डिलिबरेशन ऑन स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेके, और इसी साल अगस्त में दोस्तों ऑक्शन होता है 5G स्पेक्ट्रम का, और यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइनल स्टेप जो है जो लॉन्च है उसको चालू मतलब ख़त्म कर दिया जाता है बेसिकली। मतलब कि स्टार्टिंग किया गया 2017 से, एक कमेटी बैठाई गई, उस पर सजेशन आया हमारा, इस तरीके से लेके आज की डेट पे यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑक्शन जैसी कंप्लीट हुआ कि किन कंपनीज़ यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम खरीद रही होंगी, वो जाके हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, और अब हमें यहाँ पे आज के दिन जो रोल आउट है इसका ये देखने को मिलेगा।
कौन और किस तरीके से करने वाला है इसके बारे में बता दूं आप लोग को। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों अब तक यहाँ पे सिटीज़ को स्पेसिफाई नहीं करा है किन सिटीज़ में यहाँ पे जो आप कह सकते हैं मोदी जी हैं लॉन्च करने वाले हैं। पर दोस्तों रिलायंस जियो की बात माने, जो कि टॉप सेंडर है 5G स्पेक्ट्रम का, ऑक्शन में दोस्तों इसकी बिडिंग 88,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। उन्होंने कहा बेसिकली आप कह सकते हैं अगस्त के अंदर कि जो नेटवर्क है दोस्तों वो दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में आ जाएगा। और भारतीय एयरटेल जो है दोस्तों, जो कि सेकंड बिगेस्ट स्पेंडर है 5G का, आप कह सकते हैं जब इसका ऑक्शन हुआ था उस टाइम पे इन्होंने बोला कि जो ये नेटवर्क है ये सभी अर्बन एरियाज़ के अंदर आ जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023, और आप कह सकते हैं रूरल एरियाज़ में आ जाएगा बाय मार्च 2024। ओके, साथ ही दोस्तों अगर बेनिफिट के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा 5G जो दोस्तों कहीं ना कहीं अनलीज करेगा नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सोसाइटल बेनिफिट्स को लेके, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियली ग्रो करने वाला है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें जो इंडियन सोसाइटी है इसको। साथ ही दोस्तों हम लोग क्युमुलेटिव बात करूं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आता है 5G की वजह से वो हमें एक्सपेक्टेड मिलेगा कि हम लोग रीच कर सकें $450 बिलियन बाय 2035। जो कंज्यूमर दोस्तों ये एंजॉय कर पाएंगे अपना सुपीरियर इंटरनेट स्पीड और बेनिफिट फ्रॉम लो लेटेंसी ऑफ 5G। जो पीक इंटरनेट स्पीड रहेगी दोस्तों 5G की वो 10 GB पर सेकंड जा रही होगी कंपैरेटिवली 100 MB पर सेकंड 4G में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ओके, लेटेंसी की बात करूँ मैं तो आप कह सकते हैं लेटेंसी इतना टाइम होता है जितने टाइम में एक डिवाइस जो है वो पैकेट्स को सेंड करेगा डेटा का और उसका रिस्पॉन्स भी लेगा। जितनी कम लेटेंसी होगी दोस्तों उतना बढ़िया यहाँ पे जो आप कह सकते हैं रिएक्शन रहने वाला है और उतना ही बढ़िया नेटवर्क रहने वाला है। टेक्नोलॉजी की बात करूँ मैं तो 5G नेटवर्क दोस्तों मेनली दो तरीके में डिप्लॉय किया जाता है। कैसे कैसे, पहला स्टैंड अलोन, फिर दूसरा दोस्तों नॉन स्टैंड अलोन। हर एक जो आर्किटेक्चर है उसके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। साथ ही जो पाथ यहाँ पे चूज़ किया जाता है बाय द ऑपरेटर्स वो प्राइमरली दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर मैं स्टैंड एलोन की बात करूं दोस्तों आपके साथ, तो जो जियो है इसने खुद के नेटवर्क को स्टैंड एलोन चुना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 5G नेटवर्क है जो वो लोग ऑपरेट करने वाले हैं वो एक डेडिकेटेड उनके ही इक्विपमेंट जो कि नए 5G इक्विपमेंट है उनके साथ काम करेंगे, और बिल्कुल आप कह सकते हैं वो जिस तरीके से 4G नेटवर्क काम कर रहे हैं ना उनके पैरेलल में काम करने वाले हैं। और सेम दोस्तों इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है बेसिकली जो स्टैंड अलोन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग हर चीज़ नई यूज़ करते हैं, नए इक्विपमेंट सब कुछ नया नया, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। वहीं बात करूँ नॉन स्टैंड अलोन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उसी की मदद से हम लोग 5G नेटवर्क चलाते हैं। नए सामान हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ भी नया नहीं करना पड़ता, पर जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ही हम लोग यूज़ करते हैं 5G नेटवर्क के लिए। तो ये होता है दोस्तों आपका क्या कह सकते हैं नॉन स्टैंड अलोन। थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट होता है दोस्तों, कम पैसा लगता है, और आप कह सकते हैं जो रोल आउट का टाइम होता है ये भी कम लगता है। नई नई चीज़ें हमें डिप्लॉय नहीं करनी पड़ती, इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जो भारतीय एयरटेल दोस्तों इन्होंने ऑप्ट करा था नॉन स्टैंड अलोन मोड को, जहाँ पे ये लोग मैक्सिमाइज करेंगे अपना यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विद लोअर इन्वेस्टमेंट। नॉन स्टैंड अलोन जो नेटवर्क है दोस्तों ये जनरली कंसिडर्ड किया जाता है टू बी ए स्टेपिंग स्टोन, और ग्लोबल प्रेसिडेंट सजेस्ट करता है ऑपरेटर्स को कि वो लॉन्च करे आप कह सकते हैं नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को। इवेंचुअली दोस्तों यही ट्रांजिशन हो जाएगा आप कह सकते हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क के अंदर। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पूरी चीज़ों में कि किस तरीके से जो 5G सर्विसेज हैं ये दो तरीके की रहती हैं, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। आई होप दोस्तों कि आपको ये जो पूरा आर्टिकल है ये समझ में आया होगा कि किस तरीके की बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ कर। फिर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बुक की बात करी गई है द मेकिंग ऑफ कैटेस्ट्रोफ। ये जो बुक है दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को ये लिखी गई है जय घोष के द्वारा। ओके, साथ में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको क्या बताऊंगा क्योंकि बुक है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो बताने से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ बेसिकली मैं बता दूं आप लोग को कि इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है कि पेंडेमिक का रिस्पॉन्स कैसा रहा। मतलब कि देख लीजिए, मान लीजिए आप कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं ये पाए जाते हैं। तो जब कोविड आया इस टाइम पे ना ही केवल आप कह सकते हैं हर एक वर्ग के लोगों को इफेक्ट हुआ, ये तो ऑब्वियस ही बात आपको पता है कि हर एक वर्ग कोई भी आप कह सकते हैं चीज़ है, आप कह सकते हैं कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं पोजीशन है, हर एक पोजीशन पे हर एक पोस्ट पे जो लोग थे उनको दिक्कतें हुई। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं उनका अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कतें रहीं। मान लीजिए एक लेबर है उसको अलग दिक्कत हुई होगी। ओके, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं काम करता है किसी कंपनी के अंदर, तो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जितना फ़र्क यहाँ पे आप कह सकते हैं लेबर को पड़ा होगा उससे बहुत ही कम कह सकते हैं, बहुत
आप कह सकते हैं बहुत ही माइनर यहाँ पे जो फ़र्क पड़ा है वो पड़ा होगा उस व्यक्ति को जो कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। फ़र्क पड़ा लेकिन डिफरेंस है इन चीज़ों में। इसी के बारे में इस पूरी बुक के अंदर अच्छे से लिखा है दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और काफ़ी कुछ हमें पता लगेगा अगर आप लोग पढ़ते हैं, ज़रूरी से पढ़िए। ओके, कोशिश कीजिएगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको काफ़ी जो ब्रॉड माइंड है ये पता लगेगा। ओके, तो यही है, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं तो मैंने इतना बताया नहीं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। ओके, पूरे एक्सप्लेन सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूएस के बीच में, हमारे और यूएस के बीच में किस तरीके से हम लोग के रिलेशन है इसके बारे में और क्या बारीकियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी, उन्होंने, मैं बता दूं आप लोग को, कहा अपनी तरफ से, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने वाशिंगटन के अंदर ये कहा कि बेसिकली कि जो हमारे जयशंकर जी हैं वो काफ़ी बुलिश हैं हमारे इंडो यूएस रिलेशनशिप को लेकर। पिछले दिन ही दोस्तों, ये स्टेटमेंट के पिछले दिन ही मैं बता दूं कि जयशंकर जी ने यहाँ पे रिमार्क करा था यूएस के डिसीजन को। आप लोग को पता होगा बेसिकली कि यूएस जो यहाँ पे $450 जो डॉलर आप कह सकते हैं मिलियन की एक डील है जहाँ पे वो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं देने वाला है F-16 फ्लीट को, ये उन्होंने बोला। अब कह सकते हैं उसका यहाँ पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया था जयशंकर जी ने पिछले दिन, और अगले ही दिन वो बोलते हैं कि भारत की यूएस की जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी बुलिश है जयशंकर जी के लिए। अब देखिए, जो आप कह सकते हैं हमारे जयशंकर जी हैं बेसिकली, इन्होंने सुना और इसी के रिस्पांस में मैं बता दूं कि उन्होंने बोला कि इट वाज वाशिंगटन्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मिलिट्री इक्विपमेंट, जिससे कि वो लोग इंश्योर कर सकें पाकिस्तान के F-16 को कि वो लोग कैपेबल डील दे सकें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट थ्रेट है उसको हटाया जा सकेगा फ्रॉम अल-कायदा और जो भी वहाँ के इस्लामिक स्टेट है वहाँ से। तो इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली इन्होंने कहा था। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव रखा और उन्होंने बोला कि जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनकी एबिलिटी, उनकी अपॉर्चुनिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूचर है भारत के साथ यूएस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी बोला कि जो डिफरेंस उन्होंने मिला है वो ज़्यादा उन्हें पता नहीं लगता है, पर वो ये बोलते हैं साथ साथ उनका ये भी मतलब है कि जो डेप्थ है, जो क्वालिटी है हमारे डायलॉग की, वो काफ़ी रहने वाली है। और जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं, जिस तरीके से हम लोग सामने खुल के बातें करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी रिलेशनशिप है, जो हमारा एजेंडाज़ हैं, वो काफ़ी क्लियर होते हैं और इससे पता लगता है कि हमारे एजेंडा और जो ये चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन है। ओके, ये बातें आप कह सकते हैं उन्होंने कही। किसने कही थी? ये कही थी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी जी, उन्होंने। पिछले 2 दशकों से जो भारत का रिलेशन है दोस्तों यूएस के साथ, ये हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिला है और बहुत स्ट्रांग भी हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट होता है मई 1998 में, उस दौरान यहाँ पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये काफ़ी हैविली हमारी मतलब भारत का क्रिटिसाइज़ करता है। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ओके, उन्होंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को लिखा था, ओके, उस टाइम पे, और उन्होंने ये बोला था कि वी हैव एन ओवेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑन आर बॉर्डर, जिसे हम लोग चाइना के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से चाइना का एक आर्मीड एग्रेशन रहा था अगेंस्ट इंडिया में 1962 के अंदर, आप लोग सभी को पता होगा बेसिकली कि किस तरीके से 1962 के अंदर चाइना का एग्रेशन रहा था भारत के लिए। उसी के दौरान दोस्तों दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं इनकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाएगा लास्ट डिकेड से। जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, ये हमें काफ़ी डिस्ट्रस्ट देखने को मिला, परसिस्टेंस मेनली ड्यू टू द अनरिजॉल्व बॉर्डर प्रॉब्लम। इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्होंने लेटर में लिखा था कि चाइना की वजह से हमें जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हैं ये करने पड़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी श्याम शरण थे, उन्होंने जो बुक थी, उनकी बुक हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू दी 21st सेंचुरी के अंदर उन्होंने बोला था, 2018 में पब्लिश हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बोला था बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो इंडिया का रिलेशन है यूएस के साथ या फिर वेस्ट के साथ, वो जनरली दोस्तों चालू होगा और वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइज कर रहा होगा एक आप कह सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंटरी रिलेशनशिप के लिए। ये बात उन्होंने अपनी बुक में भी कही थी। अब देखिए दोस्तों, मैं बताऊं कि जो टॉक रही बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा और जो यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रॉब टेलबॉट के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं लीड कर रहे थे प्रेसिडेंट क्लिंटन को, उन्होंने कहा अपनी जो हिस्टोरिक विजिट हुई थी उनकी मार्च 2000 के अंदर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में, जहाँ पर कह सकते हैं जॉर्ज बुश ने अपने तरफ से इवेल्युएट करा था इंडिया और यूएस के टाइज को टू दी हायर स्ट्रेटेजिक ट्रेजेक्ट्री पे। मतलब कि हमारा जो रोल था दोस्तों उस टाइम पे भी बहुत बढ़िया रहा था और आप कह सकते हैं जो कह सकते हैं जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहा यूएस का भी, ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अभी देखिए उसी में जिस दौरान ये लोग आए थे उस दौरान आप लोग को पता होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ था और आप कह सकते हैं मुंबई में यहाँ पे अटैक भी हुआ था पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा।
उस टाइम पे ये उन्होंने, मैं बता दूं आप लोग को कि जो टाई था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया रहा। जो बराक ओबामा है वो आप कह सकते हैं मात्र एक ऐसे प्रेसिडेंट बने यूएस के जो कि भारत 2 बार आए थे, और उन्होंने होस्ट करा था कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी को भी और नरेंद्र मोदी को भी व्हाइट हाउस के अंदर। डिस्पाइट दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने भी इन चीज़ों को इम्प्रूव ही करा था। क्वाड फ्रेमवर्क दोस्तों रिवाइव करता है हमारे रिलेशनशिप को, और जो डिफेंस पार्टनरशिप होती है ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है दोनों ही आप कह सकते हैं जो कंट्रीज़ हैं इनके रिलेशनशिप को। ट्रम्प का जो विजिट रहा दोस्तों भारत में, वो आप कह सकते हैं वन ऑफ द हिज लास्ट विजिट था ओवरसीज़ पेंडेमिक के बाद। फिर उसके बाद पेंडेमिक लग जाता है, सब कुछ शट डाउन हो जाता है। अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडन, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं बात आती है कि जो रिदम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी, स्पेशली दोस्तों इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे। अब हमारा जो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूएस के साथ जिस तरीके से आप लोग पता होगा अफगानिस्तान से यूएस बाहर आया, ओके, लास्ट ईयर आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली ने दोस्तों वल्नरेबल इस बात पे कहा था। साथ ही दोस्तों कुछ चैलेंजेस हमें यहाँ देखने को मिले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। उस दौरान दोस्तों मैं बता दूँ कि जो इंडिया की रिलेशनशिप रही यूएस के साथ, ये मोस्टली कॉम्प्रिहेंसिव एसोसिएशन रहा कंट्री का इंडिपेंडेंस डे से अब तक का। और जो दोस्तों यहाँ पे ट्रूली यहाँ पे रिलेशनशिप थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फौज रह रही थी क्राइसिस में। देखिए मैं बताऊं कि 2000 आप कह सकते हैं 5 में आप कह सकते हैं 20 साल पहले अभी से ये कहना सही होगा कि जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप रही थी या फिर एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप रही थी, वो प्रोबेबली दोस्तों एक अनरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव था। अब ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर आप कह सकते हैं रिकग्निशन जो था इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस जो हम लोग भारत लोग देख रहे थे, और जिस तरीके से जो चैलेंजेस चल रहे थे उसकी वजह से रिलेशनशिप जो थी हमारी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। ओके, ये बातें हमें पता लगती हैं बेसिकली, और ये काफ़ी बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना भी है। इस टाइम पे करंटली क्या हमारा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, देखिए रसिया का जो इन्वेजन होता है यूक्रेन पे, उसकी तरफ हमारा जो रिलेशनशिप है वो टेस्ट करा गया। हमारा नहीं बेसिकली सभी का क्या स्टैंड है लोगों का ये पता लगता है। इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे रिफ्यूज़ल करा कि वो क्रिटिसाइज़ करेगी मॉस्को की वॉर को। ओके, अब इसकी वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत आई, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं हमारा जो रिएक्शन रहा था इस पर, ये आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देता है वेस्टर्न को लेकर। लेकिन दोस्तों सितंबर 16 को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे विजिट करते हैं, मिलते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, उन्होंने कहा था कि टुडेज़ एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, जिससे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं यूएस को ये लगा कि जो आप कह सकते हैं इंडिया है वो सपोर्ट में है यूएस के और वो क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है। ऐसा नहीं था, लेकिन बात हम लोग ने कही थी, मोदी जी ने ये बोला था इस पूरे दौरान उसमें कि जो ये एरा है, ये एरा जो है वो टाइम जो वॉर का है वो नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी बेसिकली। अब इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी बढ़ता है, और जो रशिया दोस्तों उसने यहाँ पे अगर स्टॉप करता है फाइटिंग को तो वॉर ख़त्म होती है, लेकिन अगर यूक्रेन यहाँ पे स्टॉप करेगा फाइटिंग को तो यूक्रेन ख़त्म होगा। ये सारी चीज़ें भी बताई थी बेसिकली इन्होंने। अब यूएस ने दोस्तों बता दूं कि वो अनहैप्पी था जब यहाँ पे भारत जो है वो बाय कर रहा था ज़्यादा ऑयल रशिया से। उस टाइम पे आप लोग को पता है मैंने न्यूज़ भी कवर करी थी कि क्यों यहाँ पे जो यूएस है ये दिक्कत ले रहा है, ये सारी बातें बताई थी मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों ये इंडिया को अर्ज करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा खुद के सिटीजन्स को फ्रॉम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ दी वॉर, कि महंगाई की वजह से जो दिक्कतें आएंगी इनसे। लेकिन वही बात करूँ मैं आपको तो हमारे मतलब भारत के जो यूएस है उसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्ट करवाना कुछ मेरिट्स ऑफ द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, कुछ फ़ायदे तो हैं। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, जयशंकर जी ने ये बोला कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज़ ऑल काउंटर टेररिज्म कंटेंट, और जिस तरीके से उन्होंने बात करी एयरक्राफ्ट बारे में लाइक एन F-16, हर तरीके से आप कह सकते हैं सब जानते हैं कि वो डिप्लॉय होंगे और उनका कैसे यूज़ रहने वाला है, तो वो किसी को भी बेवकूफ़ ना बनाए। इन्होंने इन बातों को यूज़ करा था एक दिन पहले, मतलब कि अपने इस स्टेटमेंट से कि जो भारत और यूएस की रिलेशनशिप है ये काफ़ी बढ़िया है। देखिए दोस्तों मैं बताऊं कि कुछ एनालिस्ट यहाँ मानते हैं कि जो ये नया आप कह सकते हैं जो रीन्यूएबल यहाँ पर आपका यूएस पाकिस्तान मिलिट्री एंगेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं मैसेज है न्यू दिल्ली के लिए कि एक स्ट्रैटेजी लेके आएँ जो कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट से रहने वाली है। जो सीनियर यूएस ऑफिशियल्स हैं सच एज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुडाल और असिस्टेंट जो सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उन्होंने यहाँ पे विजिट करा था न्यू दिल्ली को, और आप कह सकते हैं ये एब्सेंस ऑफ फुल टाइम एम्बेसडर 20 मंथ्स आफ्टर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन टुक चार्ज, उन्होंने आप कह सकते हैं अपना इम्पैक्ट बताया था। देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रहा यूएस के बीच में कि कोई भी फुल टाइम इन्वॉय नहीं रहा था न्यू दिल्ली में सिंस 1950 से। लेकिन केनेथ जेस्टर जो थे उन्होंने अपनी पोजीशन लेफ्ट करी थी 2021 जनवरी के अंदर, और उसके बाद से दोस्तों अभी तक कोई नहीं देखने को मिला। न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों यहाँ पे फुल टाइम यूएस एनवाय रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एक काफ़ी बड़ा मैसेज जो है वो वाशिंगटन डीसी के लिए रहता है, और साउथ ब्लॉक जो पर्सपेक्टिव है वो अपने इन्वॉय को लेके आता है कि जिस तरीके से हम लोग आप कह सकते हैं बात कर पाएंगे
किसी के साथ जो कि कॉरिडोर की पावर में रहता है इन द यूएस कैपिटल, जो कि आप कह सकते हैं अभी तक की हायर रहेगा। जितना बढ़िया रहेगा उतना सही है हमारे लिए। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग नेविगेट करते हैं माइनर टर्बुलेंस हमारे रिलेशनशिप में ड्यू टू यूक्रेन वॉर, वो इंडिया और भारत के लिए चाइना अब भी यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब भारत के लिए और यूएस के लिए चाइना अब भी बड़ा सा जो राइवलरी है ये देखने को मिलता है, और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि हम लोग कैसे मिल के आप कह सकते हैं इससे लड़ें। ये बात हमें पता लगती है। ओके, जो फ्रेमिंग है दोस्तों वो कंटिन्यू रहेगी अंडर बिडेन, और जो यूएस है वो एग्जिट करता है अफगानिस्तान से। बीजिंग दोस्तों लेवरेज लेके आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, उससे इंक्रीज होता है। और जो कॉन्टेस्ट है जहाँ पे भारत जो है वो काफ़ी सॉर्टेड कंडीशन में है। ओके, साथ ही दोस्तों आप लोग को पता होगा जो हमारे आप कह सकते हैं रशिया के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील रही थी फ्रॉम यूएस सेंक्शन लगा उससे। ओके, इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है रशिया चाइना के बीच में। ओके, जो यहाँ पे कह सकते हैं रिटर्न्स रहे हमारे यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में प्रेजेंट पोटेंशियल दोस्तों काफ़ी वीक स्पॉट आता है। और हर एक लीडर दोस्तों जैसे कि आप कह सकते हैं वाजपेयी की बात आता है नेशंस के अंदर, वो काफ़ी नेचुरल अलाइज रहता है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं बेटर टाइम नहीं रहेगा एकोमोडेट करना और इन्वेस्ट करना हमारे आप कह सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। ये बात हमें पता लगती है पूरी आप कह सकते हैं जो ये आर्टिकल है इससे, जो कंडीशन इस टाइम पे चल रही है उससे। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा क्या बातें हैं। ओके, काफ़ी सही तरीके से जो यहाँ पे हमें पूरा आर्टिकल देखने को मिलता है और काफ़ी कुछ पता लगता है। ओके, अगला आर्टिकल आता है दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइंडिंग्स आई है जो कि बांधवगढ़ की तरफ से आती है वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों 26 यहाँ पे बुद्धिस्ट केव जो हैं वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। अब ये दोस्तों काफ़ी बड़ा एक्सप्लोरेशन आता है इस पूरे समर का। इससे पहले दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को 2nd और 5th जो सेंचुरीज थी BC की, वहाँ से पता लगता है कि ये चीज़ें हुई। आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे रिमेन्स पाए गए हैं। मयाना जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का, वहाँ से जैसे कि चैत्या शेप डोर हो गए, सेल्स हो गए जिनके अंदर स्टोन बेड्स हो गए, ये सब पाए गए हैं। ASI के जो है दोस्तों एक्सप्लोरेशन जो आता है वहाँ से आप कह सकते हैं पहली बार हमें पता लगता है कि जो ये चीज़ें हैं ये हमें निकली हैं 1938 के बाद। इस साल दोस्तों जो एक्सप्लोरेशन उसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो मई 20 से लेके जो जून 26 है इस साल का वो चला पूरा, जो कि यहाँ पे जबलपुर का जो सर्कल है उसमें एक नई चीज़ फाइंड करी गई थी। डायरेक्शन ऑफ द सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल लिस्ट शिवकांत वाजपेयी के द्वारा। ओके, और उनकी जो टीम थी उसके द्वारा। इस एक्सप्लोरेशन के दोस्तों रिमार्केबल यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आते हैं। ओके, और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ है हमारे लिए। बाघेलखंड जो है दोस्तों, जिसे यहाँ पे आप कह सकते हैं जिसका नाम मिला है बाघेल राजपूत किंग 14th सेंचुरी से, वहाँ पे कवर करा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और कुछ एरिया में दोस्तों साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के उस पूरे एरिया में ये चीज़ें पाई गई हैं। अब क्या मिला है दोस्तों, इसके अंदर 26 केव्स हैं वो हमें पाई गई हैं, वो मिली हैं बेसिकली। ओके, और साथ ही एक बात मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि जो म्याना है उसके सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से चीज़ें मिली हैं। एक और बात दोस्तों, सेम आप कह सकते हैं जो अजंता केव वाली थी औरंगाबाद में, उसकी टाइम की ये चीज़ें बताई जा रही हैं। जो टीम है दोस्तों उन्होंने पाए हैं 26 टेम्पल्स, 2 मथाज, 2 स्तूपा, 46 आइडोल्स, स्कल्पचर्स, 26 फ्रेगमेंट्स, 19 वाटर बॉडीज़। ओके, साथ ही दोस्तों जो बुद्धिस्ट पिलर फ्रेगमेंट कंटेन करता है वो मिनिएचर है उसमें स्तूपा क्रेविंग के, जो कि लगभग 2nd से 3rd सेंचुरी AD तक बताई जा रही है। 24 ब्राह्मी इंस्पेक्शन हैं जो कि 2nd से लेकर 5th सेंचुरी AD तक बताया जा रहा है। जो टेम्पल्स हैं ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कलाचौरी पीरियड जो कि 9th से 11th सेंचुरी है वहाँ के हैं। और जो वाटर बॉडीज़ हैं दोस्तों ये 2nd से लेकर 15th सेंचुरी की बताई गई हैं। जो नेम है ब्राह्मी इंस्पेक्चर वो यहाँ पे इंक्लूड करता है कौशमी, मथुरा, पवती, और यहाँ पे आपका हो गया विजयभद्रा, स्पतरनिका। ओके, ये सब हो गया आपके। और जो किंग है दोस्तों जिनके नाम पे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है वो आपके श्री भीमसेना महाराज पुथासिरी, और जो यहाँ पे आपका बत्तव देव हैं इनके द्वारा आता है। अभी इसके अलावा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंपीटिंग क्लेम्स भी लाए गए हैं। एक स्टेटमेंट इशू करती है बाय अशोक यूनिवर्सिटी ओके इसी वीक में, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो फाइंडिंग है प्रोफेसर नैनजोत लहरी की वो यहाँ पे आप कहते हैं यूनिवर्सिटी के प्रीडेट से रही थी, दोज बाय दी ASI। जो वर्क है दोस्तों प्रोफेसर नैनजोत लहरी का ऑफ अशोक यूनिवर्सिटी वो प्रीडीज रहता है क्लेम ऑफ ASI एज एविडेंस इन द पीयर रिवाइव्ड पब्लिकेशन अपीयर्ड इन करंट साइंस। प्रोफेसर लहरी की फाइंडिंग जो है दोस्तों वो कम्युनिकेट करती है फरवरी 2022 के अंदर और एक्सेप्ट करती है फॉर पब्लिकेशन इन जून 2022। ये जो पब्लिश हुई है दोस्तों ऑनलाइन ऑन जून 2022, ये प्रिंट होती है दोस्तों 25 सितंबर 2022 के अंदर। और जो प्रोफेसर लहरी हैं इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ वर्क करा काफ़ी हार्ड डिस्कवरी, जिसके अंदर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं बांधवगढ़ में पाई और काफ़ी सारी जो केव्स हैं ये हमें मिली विच हैव बुद्धिस्ट फुटप्रिंट्स। ओके,
एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड मैपिंग इट्स आर्कोलॉजिकल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इंडिया। इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों पब्लिश करी गई ये सारी रिपोर्ट, जहाँ पे लहरी और उनके जो को ऑथर हैं MB रजानी, ओके, डबदत्ता सन्याल और जो यहाँ पे आपका समयेता बनर्जी हैं, उन्होंने सर्वे में लिखा कि साथ साथ 4 फेज़ में ये काम हुआ था मार्च 2021 से लेकर जून 2022 तक। इन्वॉल्व रहे दोस्तों ग्राउंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर GPS डिवाइसेस को यूज़ किया गया, एनालाइज करे गए सैटेलाइट इमेजेस को, इन सभी के साथ ये काम हुए थे। लगभग यहाँ पे 81 रॉक कट शेल्टर्स जो हैं वो पाए गए थे, लोकेटेड जो है दोस्तों बाय एरिया ऑफ 5 किलोमीटर उस पूरे एरिया से। 44 केव जो हैं दोस्तों वो बियर करती हैं खुद को, काफ़ी सारे यहाँ पे नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं। 37 दोस्तों यहाँ पे केव्स आती हैं जो कि अननंबर्ड रही। 26 यहाँ पे जो केव्स हैं उनके इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, ओके। और जो केव दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको, डेटेड टू सेकंड से लेके 2nd सेंचुरी वाली, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरी फाइंडिंग का, देखिए ASIN के ऑफिशियल जो हैं उनके हिसाब से बताऊँ मैं आपको, तो जो रिमेन्स है दोस्तों ये विजिबल रहते हैं किसी भी के लिए जो विजिट करेगा इस पूरे स्पेसिफिक रीजन के अंदर, जो रिजर्व है उसके अंदर। और जो एक्सप्लोरेशन है दोस्तों ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक जो रिमेन है ऑफिशियल्स के वो डॉक्यूमेंट करे गए हैं बाय दी एजेंसी। यहाँ मेनली फोकस करा गया एक्सप्लोरिंग या फिर डॉक्यूमेंटिंग इंस्क्रिप्शंस को लेकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमें कुछ आर्किटेक्चर के जो केव्स हैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। और जो नई रिपोर्ट आई है अंडर दी वाजपेयी लेज आउट ऑफ, आप कह सकते हैं ऑल, यहाँ पे वो ऐड करता है चक्रवर्ती रिपोर्ट को, जहाँ पे 35 जो टेम्पल्स हैं वो डॉक्यूमेंट करे गए थे पूरे रिजर्व के अंदर, जिसमें से 26 को रिपोर्ट कर लिया गया बेसिकली, मतलब कि निकाल लिया गया है, ओके। डॉक्यूमेंट जो केव्स दोस्तों ये यहाँ पे इंक्रीज़ करती हैं 50 से लेकर 76, 2 माथाज हैं, 2 स्तूपा पाए गए हैं बेसिकली हमें। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन है दोस्तों वो 50 तक इंक्रीज़ हो गए हैं। साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पे और 56 रहने वाले हैं, 20 एडिशनल फ्रेगमेंट्स हैं यहाँ पे, 19 वाटर बॉडीज़ पाई जाएंगी, ये सब पता लगाया गया। एक बात दोस्तों, वोटिव स्तूपा जो है उसे रिपोर्ट करा गया है पहली बार, और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है बांधवगढ़ की हिस्ट्री में, ओके। इससे हमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पता भी लगेगा, और यहाँ पे जो टेम्पल है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब। तो आप लोग वोटिव जो स्तूपा है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये हमें पाया गया बेसिकली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, ओके। आई होप कि अब आपको पता लगा होगा बेसिकली कि किस तरह की बातें हैं जो कि हमें पता लगी हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।